नमस्कार। आज हिंदी दिवस है, इसलिए सोचा कुछ मन के उद्गार प्रकट किए जाएं, तो वो बाद में शुरू करूँगा। पहले थोड़ा इसी के संबंध में बात करते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से हिंदी को, जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उसे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। इसके बाद सबसे पहली बार जो हिंदी दिवस मनाया गया वो था 1953 में, 14 सितंबर 1953। इसके बाद से हम हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं। तो हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है और यह ब्रह्मी लिपि से विकसित हुई है या उससे निकली है। अब देवनागरी लिपि की जो विशेषताएं हैं थोड़ी सी बता देता हूँ। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं, ठीक है। जैसे उर्दू दाएं से बाएं लिखी जाती है, तो हिंदी बाएं से दाएं लिखी जाती है। दूसरी जो बड़ी बात है, मोटी मोटी विशेषताएं बताता हूँ देवनागरी की, हिंदी की। जो दूसरी बड़ी बात है वो है इसके वर्ण और ध्वनियों में सुंदर सामंजस्य है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी में जितनी ध्वनियाँ हैं उतने ही वर्ण हैं, यानी प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित वर्ण है और हर वर्ण की अपनी एक निश्चित ध्वनि है। इसका क्या लाभ मिला? इसका लाभ ये मिला कि हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है और जो लिखा होता है वही पढ़ा जाता है। ये बहुत बड़ी विशेषता है हिंदी की, सबसे बड़ी विशेषता यही है, ठीक है। मैं किसी दूसरी भाषा से तुलना नहीं कर रहा, मैं इसकी विशेषता बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ इंग्लिश की तरह भ्रांतियाँ नहीं है कि ये क और ये भी क और ये भी क और ये भी क और ये भी क। कमल KAMAL किसी का नाम लिख रहा हूँ तो ये क। क्लास CLASS क्लास, ये सलास थोड़ी है, से थोड़ी क की आवाज़ आ रही है। ये सेमेस्ट्री थोड़ी होता है, केमिस्ट्री होता है क। ये चेक क, क्वीन क। तो कहने का मतलब है कि इस तरह की भ्रांतियाँ हिंदी में नहीं है। यूँ नहीं है कि ये क, ये भी क, ये भी क, ऐसा नहीं है। यहाँ एक निश्चित ध्वनि का एक निश्चित वर्ण है, इसलिए जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। और यही कारण है कि हिंदी में गलतियाँ नहीं होती और होने की गुंजाइश भी नहीं है। और लोगों को शिकायत रहती है, बच्चों को शिकायत रहती है कि मैथ में नंबर आ जाएंगे, फुल के फुल आ जाते हैं, 100 में से 100, लेकिन हिंदी में नंबर नहीं आते, गलतियों के कटते हैं। गलतियों के नंबर नहीं करते, गलतियाँ नहीं होती, गलतियाँ होनी नहीं चाहिए। ये हमारी मूर्खताओं से होती जा रही है यार। जो फिक्स जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, जो लिखा होता है वही पढ़ा जाता है। जो ध्वनि है उसका वर्ण है, जो वर्ण अलग आ गया तो उसकी ध्वनि अलग मिल जाएगी। तो फिर यहाँ गलती होने की संभावना कहाँ है? और इसके साथ एक बात और बताऊँ, हिंदी को वैज्ञानिक भाषा का दर्जा मिला हुआ है, मतलब इसको वैज्ञानिक भाषा कहते हैं। क्यों कहते हैं वो सुनिए आप। क्योंकि एक तो बड़ा कारण यही है कि ध्वनि और वर्ण में सुंदर सामंजस्य है। दूसरी बात, इसके प्रत्येक जो वर्ण हैं उनको बोलने का एक निश्चित स्थान है। तीसरी जो बात है कि इनके अलग वर्ग जो बांटे गए हैं वो वैज्ञानिकता के आधार पर बांटे गए हैं। ओष्ठ्य वर्ण, तालु वर्ण, दंत्य वर्ण, कंठ्य वर्ण, ये। उसके अलावा भी अंतस्थ वर्ण, ऊष्मीय वर्ण, घोष वर्ण, अघोष वर्ण, दीर्घ वर्ण, लघु वर्ण, ये सारा जो सिस्टम है ये वैज्ञानिक आधार पर इसका वर्गीकरण। अनुस्वार अनुनासिक का अलग विश्लेषण है, अलग इसके नियम है, कहाँ अनुस्वार आएगा, कहाँ अनुनासिक आएगा, तो ये इसकी वैज्ञानिकता को सिद्ध करते हैं। अब रही बात और विशेषताओं की, तो देवनागरी की विशेषता ये भी है कि इसके वर्णों पर, शब्दों पर सिरोरेखा लगाई जाती है। इसको सिरोरेखा बोलते हैं, ये जो ऊपर लगाते हैं। हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये प्रत्येक वर्ण को, प्रत्येक शब्द को अलग करती है। वाक्य में शब्दों का निर्धारण हो जाता है। क्ष
त्रे, गे, श्रे, इस तरह के संयुक्त वर्णों का इसमें प्रावधान है। और किसी भी वर्ण को आधा लिखने के लिए जो पाई लगाते हैं वो हटा दी जाती है। जैसे ख्याल, तो हमें पता है कि ख्याल में खे आधा आता है तो पाई हटा दी जाती है, ठीक है। तत्व, समझ में आई बात है, तो पाई जिसको बोलते हैं उसको हटा देते हैं। अब आधे वर्ण की जो आवश्यकता है वो कैसे समझ में आती है, ये देखें। तो देखें कल्प, तो क पे कल्प, कै पर और पे पर जोर पड़ेगा, इस पर जोर नहीं पड़ेगा तो हमने इसको आधा लिख दिया कल्प। और अगर पूरा लिखें तो कल्प हो जाएगा, कल्पना, तड़पना, ये अलग शब्द आ जाएगा। तो हमें तो कल्पना नहीं लिखना, तड़पना नहीं लिखना, हमें लिखना है काल्पनिक विचार से संबंधित जो कल्पना है, तो हम इसकी पाई हटा देंगे, कल्पना, ठीक है। तो अलग अलग ध्वनियाँ हैं। अब थोड़ी देर गलतियाँ होती है ना होती है उस पर चर्चा करते हैं। हालांकि मैं अपने वीडियो में कई बार बता चुका हूँ, तो हिंदी में गलतियाँ नहीं होती। अब कई बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें दूध कौन सा सही है, मतलब उसके बोलने में ही गड़बड़ हो रही है। पूछ रहा है कि दूध कौन सा सही है, दूध, तो दूध तो यही है ना, ये तो दूध है, दूध, दूध। छोटी बड़ी मात्राओं की जो अगर गलतियाँ होती है तो देखें जो व्यंजन हैं उन पर मात्राएं लगाने का काम स्वर करते हैं। और ए की कोई मात्रा नहीं होती, फिर आ की मात्रा होती है, छोटी ई की मात्रा होती है, बड़ी ई की, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की, है ना। तो अगर मात्राओं संबंधी कोई गलतियाँ होती है तो हिंदी की खास बात क्या बताई थी, जो बोला जाता है वो लिखा जाता है, जो लिखा होता है वो बोला जाता है। तो आप बोल कर देखिए, अब आप इसको एक ही बोलोगे तो गलती दूर कैसे होगी। दोनों को आप दूध बोल रहे हो और पूछ रहे हो कि दूध कौन सा सही है, दूध तो ये है, ये तो दूध है। अब मैं मात्रा बताता हूँ पहले, मात्रा क्या होती है। मात्रा ये नहीं होती, ये छोटी की, ये बड़े की, ये छोटे की, ये तो इसके प्रतीक है, मात्रा के प्रतीक है। मात्रा का मतलब होता है किसी भी वर्ण को बोलने में लगा समय। और मात्रा दो प्रकार की होती है, ह्रस्व मात्रा और दीर्घ मात्रा। एक दीर्घ मात्रा को बोलने में ह्रस्व मात्रा की बजाय लगभग दुगुना समय लगता है। ये देखिए आप, कुल और कूल, कूल होता है किनारा, किनारा, और ये है कुल, कुल मतलब योग या वंश, रघुकुल रीत सदा चली आई। कई बच्चे पूछते हैं कि सर कुल में मात्रा छोटी लगाऊं या बड़ी, कुल में, खुद ही बोल रहा है कुल में, तो कुल में तो छोटी आएगी ना, कूल में बड़ी आएगी। ये मैंने बताया था, दीर्घ मात्रा को बोलने में दुगुना समय लगता है। तो यहाँ समय देखिए आप, कुल यानी कू बोलते ही लय बोल रहा हूँ, और कूल लय की बारी ठहर कर आ रही है, तो छोटी बड़ी मात्रा का पता चल जाता है। यहाँ देखो आप, दूध, तो दूध, तो दह की बारी ठहर कर आई है ना, दूध, दू बोलते ही दह बोल दिया, दू बोलते ही दह, दूध। और ये दूध, दूध, थोड़ी यहाँ गैप आया, थोड़ी टाइम लगा यहाँ, तो टाइम लगा तो मात्रा बड़ी हो गई, टाइम को ही मात्रा बोलते हैं, ठीक है। अब सुरेश थाने में पिट रहा था, और मात्रा यूँ लगा देते हैं, थाने में पिट रहा था, तो ये तो क्या पीट रहा था, थानेदार को क्या, तो पीट नहीं पिट रहा था, तो जो बोलोगे अब ये तो है पिट रहा था और ये है पीट रहा था, मात्रा दीर्घ मात्रा है, बोलने से पता चल जाता है, ठीक है। अब अपनी मूर्खता करोगे, दोनों को दूध बोलोगे दूध, दोनों को पीठ बोलोगे दोनों को पीठ, ये पिट ये पीठ, यहाँ टाइम लगेगा। तो दोनों को एक बोलोगे तो गलती नहीं सुधरेगी। तो गलतियाँ नहीं होती, थोड़ी सी सावधानी रखें, क्योंकि यहाँ जो बोला जाएगा वो लिखा जाएगा, जो लिखा वो पढ़ा जाएगा, तो गलती की संभावना नहीं होती। हाँ कुछ क्लिष्ट शब्द होते हैं, है ना, हमारी भी कुछ लिखने में गलतियाँ हो सकती है क्लिष्ट शब्दों के, तो आप उनका अभ्यास कर लीजिए ना, अभ्यास कर लीजिए थोड़ा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, बैठे बैठे तो सब कुछ नहीं हो जाता ना, मेहनत तो करनी पड़ती है, ठीक है ना। बात हिंदी सीखने की नहीं है, कोई भी काम करो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप यूँ तो नहीं कि चारपाई पर लेट जाओ और फूंक मार मार के काम करवाते रहो कि कपड़े धुप जाओ, उफ धुप गए, है ना, कपड़ों के प्रेस हो जाए, ऐसे थोड़ी होगी, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो सीख रहे हो तो सीख ही रहे हो, तो फिर सीखने के लिए पराक्रम तो करना पड़ेगा ना। तो जो क्लिष्ट शब्द है उनको बार बार लिख लिख करके याद करें। मैं अगला जो वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें जो विविध शब्द हैं जिनमें त्रुटियाँ हो सकती है उनकी एक लिस्ट दूंगा, तो आप उनको देख लीजिए और उनमें जो शब्द हैं उनको बार बार लिख करके अभ्यास कीजिए, तो वो अपने दिमाग में बैठ जाते हैं, फिर उनकी गलतियाँ नहीं होती। और मैंने पहले कहा था ना, ध्यान से देखेंगे, क्लिष्ट शब्दों की बात कर रहा हूँ मैं,
ध्यान से देखेंगे तो वो सब दिमाग में आ जाएंगे, फिर गलती होगी नहीं। दिमाग उनकी तस्वीर खींच लेता है, मैंने पीछे की वीडियो में बता चुका हूँ मैं। अब हम संसार ये थोड़ी लिखेंगे, क्योंकि हमने देख लिया है कि संसार ये सही है, ये लिखा हुआ है, तो बार बार देखते हैं तो वो दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ ये सही है, ये सही नहीं है। समझ आई बात है? तो देखोगे तो पता लग जाएगा ना। अब कर्तव्य देख लिया, इस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसको ध्यान से देख लोगे तो गलती दोबारा कैसे होगी? अब ध्यान से नहीं देखोगे, दूध और दूध को दूध ही पढ़ोगे, पिट और पीट, कुल और कूल, इन दोनों को एक जैसा ही उच्चारण करोगे तो फिर तो गलतियां दूर नहीं होगी। अब ये क्या है और ये क्या है? ये दूर, ये दूर, तो पता लग जाएगा ना। देखो मात्राएं छोटी बड़ी कैसे आती है उनका तो पता बोलने से लगेगा। जो छोटी मात्रा है उस पर जोर नहीं दिया जाता, ठीक है, और जो बड़ी मात्रा है उस पर थोड़ा टाइम लगता है, जोर दिया जाता है। जोर देने का मतलब यूं जोर नहीं देना, मतलब थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। दूध, दूध, पीट रहा था, पिट रहा था, पिट रहा था मतलब खुद पिट रहा था, और पीट रहा था मतलब अगले को। तो जोर देने का मतलब ये है टाइम लगना। अब रही बात क्लिष्ट शब्दों की, तो उनका अभ्यास कर लीजिए, फिर हिंदी में गलतियां नहीं होगी। अब रही चर्चा की बात है, तो देखो जब देश आज़ाद हुआ और जब अपना संविधान बनने लगा तो उस समय हर चीज़ लिखित में ली गई कि राष्ट्रीय झंडा ये होगा, इसमें इतने रंग होंगे, ऊपर ये रंग होगा, उसमें बीच में अशोक चक्र होगा, राष्ट्रीय पक्षी मोर होगा, जो भी है लिखित में। तो ये बात आई कि अब राष्ट्रभाषा या राजभाषा कौन सी की जाए। तो देखो पहले तो ये दो शब्द मैं क्लियर करवाता हूँ। एक तो है राष्ट्रभाषा, एक है राजभाषा। तो राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा का मतलब होता है किसी भी देश में अधिकतर लोगों द्वारा बोली और अधिकतर लोगों द्वारा समझी जाने वाली भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा होती है। जैसे मान लो ये कोई भी राष्ट्र है, इसमें इतने से लोग मान लो ए भाषा बोलते हैं, और इसमें निवास करने वाले इतने सारे लोग कोई दूसरी बी भाषा बोलते हैं, और इतने से लोग सी भाषा बोलते हैं, और इतने सारे लोग कोई डी भाषा बोलते हैं। तो इस देश की राष्ट्र जो भाषा है वो है डी। यानी राष्ट्रभाषा के लिए एक ही शर्त है कि उस देश के ज़्यादातर लोग बोल सकते हों, ज़्यादातर लोग उसको समझ सकते हों, तो वो भाषा उस देश की स्वतः ही राष्ट्रभाषा होती है। ठीक है, तो हिंदी तो यहाँ की राष्ट्रभाषा तो थी ही ना, यहाँ के ज़्यादातर लोग बोल सकते थे, समझ सकते थे। ठीक है, अब रही बात राजभाषा। तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि राजभाषा राज्यों की भाषा होती होगी। नहीं, राज्यों की मतलब नहीं है। राजभाषा का मतलब होता है सरकारी कामकाज में काम आने वाली भाषा। तो अब देखो आप, क्योंकि यहाँ पहले मुगल थे, फिर बाद में अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ भी 250-300 साल रहे थे, 250 साल लगभग रहे थे। तो वो जब रहेंगे और उनका शासन धीरे धीरे पूरा ही भारत में फैल गया था, तो फिर सारा कार्यालय, सब कार्यालय उन्हीं के अंडर में थे, सारे कामकाज वही संभालते थे। तो फिर उनके राज में सारा सरकारी कामकाज किस में होगा? छोटी सी बात है, अंग्रेजी में। और उन्होंने तो यहाँ की गुरुकुल पद्धति को ही उखाड़ फेंका था। हमारे बड़े बड़े उपयोगी धर्मशास्त्रों को या आयुर्वेद के शास्त्रों को फाड़ दिया था, उन्होंने जला दिया था, गुरुकुल पद्धति ख़त्म कर दी। और मैकेले ने तो अपनी शिक्षा पद्धति यहाँ लागू कर दी, इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल खोलने शुरू कर दिए। और यहाँ के जो नेता जो थे, जो बड़े पैसे वाले थे या जो पढ़ लिख करके आगे बढ़े, वो सारे के सारे बड़ी डिग्रियाँ कहाँ से लाते थे? इंग्लैंड से लाते थे, है ना। आपने पढ़ा होगा, तो इंग्लैंड में डिग्रियाँ हिंदी में तो मिलती नहीं, इंग्लिश में मिलेगी ना। अब रही बात कि जब देश आज़ाद हुआ तो काम का सरकार किस में करे, ये मेन मुद्दा था। तो सारे के सारे लोग किस में हाँ भरने लगे? इंग्लिश में। अब आपको ताज्जुब होगा कि इंग्लिश में क्यों? हमारी राष्ट्रभाषा तो हिंदी थी, अंग्रेज चले गए तो जाने दो उनको, हाँ अब हमें संभालना था। और ये बात आपकी सही भी है कि जब देश आज़ाद हुआ तो लोग बड़े खुश हुए कि अब हमारी सरकार होगी, हमारा कानून होगा, हमारी राष्ट्रभाषा होगी। लेकिन वो सब कुछ हो नहीं पाया। यही मेरा मूल प्रश्न था कि एक दिन 14 सितंबर को मना तो लेंगे हिंदी दिवस, ठीक है, लेकिन क्या इसमें विश्लेषण करने की आवश्यकता है? क्या कुछ सोचने की आवश्यकता है? हाँ, सोचने की आवश्यकता है। आप सोचिए, क्या हिंदी को जो दर्जा मिलना चाहिए था इस भारत जैसे देश में, वो दर्जा क्या मिल पाया? जी नहीं, नहीं मिल पाया। अब आप सोचिए, सबसे ज़्यादा विश्व के देशों में हिंदी अगर बोली जाती है तो कौन सा देश है वो? भारत। अब भारत में हिंदी का सम्मान इतना नहीं हो पा रहा, या भारत में हिंदी ने इतना नहीं प्राप्त किया जितना उसका हक बनता था, तो फिर दूसरे देशों में हिंदी कैसे प्राप्त करेगी? हिंदी
अपने लिए कुछ चाहेगी, अपना विकास चाहेगी, तो कौन से देश से चाहेगी? भारत से ही चाहेगी ना, क्योंकि ये भारत की भाषा है और भारत वाले इसको महत्व नहीं दे रहे। कोई इंग्लिश में बोलता है तो हम उसकी बड़ाई करते हैं कि वाह, है ना। और किस भाषा को वाह वाही करते हैं? अंग्रेजी भाषा को, जिनके गुलाम रहे हैं। और दूसरी बात यह है, अंग्रेजी भाषा है क्या? पहले मैं आपको भाषा ही बताता हूँ। भाषा क्या होती है? मन के विचार दूसरों तक भेजना, संप्रेषण करना विचारों का, अपनी बात कहना। तो बात कहने के लिए, अपनी भावनाएं बताने के लिए, अपने विचार बताने के लिए, कोई सूचना बताने के लिए जिनका प्रयोग करते हैं वो भाषा होती है। तो भाषा में ये आदान प्रदान किसके द्वारा होगा? शब्दों के द्वारा। और शब्द किस में ज़्यादा है? हिंदी में। तो हिंदी समृद्ध भाषा है और अंग्रेजी में तो शब्द ही बहुत कम है। आप अंग्रेजी की वाहवाही भले ही कर लो, लेकिन अंग्रेजी में शब्द नहीं है, थोड़े थोड़े शब्द हैं। मतलब 3.5 लाख इंग्लिश में शब्द है और हिंदी में 10.5 लाख के करीब है, 3 गुना ज़्यादा है। अब सोचिए समृद्ध भाषा कौन सी है? समृद्ध भाषा का मतलब क्या है? भाषा क्या है? विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम, और माध्यम के लिए क्या चाहिए? शब्द। और शब्द भंडार हिंदी का ज़्यादा है, तो फिर अपने आप ये क्या हो गई? समृद्ध भाषा हुई कि नहीं हुई? और इंग्लिश तो बेचारी काम चला रही है। अगर किसी के 100 में से 13 नंबर आ गए तो 13/100 आगे लिख देंगे पुअर। और अगर कोई बेचारा लहसुन की रेडी लगाता है, सब्जी की रेडी लगाता है, तो उसके आगे लिख देते हैं कि वह तो पुअर है। दोनों कोई पुअर। और किसी के बेचारे की माँ मर गई या माता पिता मर गए, वो अकेला है, तो भी पुअर। भले उसके पास पैसे दुनिया भर के हों तो भी वो पुअर। ठीक है। हमारे हिंदी में ऐसा नहीं होता। तो हिंदी समृद्ध भाषा इसलिए है कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होता है, भावनाएं व्यक्त करने का। तो हम भावनाएं व्यक्त करें, इसके लिए हमारे पास शब्द भंडार बहुत है। इंग्लिश वाले जो शब्द है ना, वो केवल सूचनाएं दे सकते हैं, सारे भाव यूं के यूं व्यक्त नहीं कर पाते। और हिंदी भाषा में इतने शब्द हैं कि किसी घटना को आप बताना चाहो तो हूबहू सचित्र वर्णन कर सकते हो। इतने शब्द हैं हिंदी में। और ऐसी कोई मार्मिक कहानी है ना, आप उसको बताओगे ना तो आपके पास इतने शब्द हैं कि उसको उसी व्यू में बता सकते हो और अगले को सुनने वाले की आंखों में आंसू आ सकते हैं। और इंग्लिश में अगर आप उसी चीज़ को बताओगे तो वो भावनाएं नहीं जगा सकते, क्योंकि शब्द नहीं है ना। शब्द तो एक ही यूज करेंगे ना, वो हर एक के लिए, है ना। तो वो भावनाएं नहीं जगा पाएंगे। भावनाएं नहीं जगा पाएंगे तो हमारे मन के सारे विचार दूसरों तक हूबहू कैसे संप्रेषित होंगे? नहीं होंगे। तो वो तो गरीब भाषा है अंग्रेजी, तो बेचारी वो खुद ही पुअर है। नहीं समझे क्या? जिसके पास भावाभिव्यक्ति करने के विविध शब्द नहीं है तो पुअर तो वो खुद ही है। इसलिए तो सभी को पुअर कह रही है। नंबर कम आ रहा है उसी को पुअर, जिसके माँ बाप मर गए वही पुअर, भले ही उसके पास करोड़ों की संपत्ति हो। और जिसके पास रेडी लगाता है, जमीन जायदाद नहीं है, वो भी पुअर। तो खुद ही भाषा ही पुअर है ना। यहाँ मैं निंदा के लिए नहीं कर रहा, मैं यहाँ गर्व के लिए कर रहा हूँ कि हिंदी भाषा पर गर्व कीजिए। आप अपनी भाषा पर गर्व करना सीखिए। अंग्रेजी भाषा का सम्मान करिए, सम्मान दीजिए, सीखिए उसको। क्यों? क्योंकि आप बाहर जाएंगे तो आपको बोलना पड़ेगा, संप्रेषण करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हिंदी ने इतना कुछ किया नहीं कि आज दूसरे देश वालों को हिंदी सीखनी पड़े। हमें सीखनी पड़ती है विदेश में जाए तो अंग्रेजी। तो ये हमारी कमजोरी है ना। देखो भारत कितना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है कि चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। इतने बड़े देश ने हिंदी को दिया क्या? ये हिंदी है तो भारत की भाषा ना। और भारत के सारे लोगों ने मिलकर हिंदी को दिया क्या है? सम्मान ही नहीं दिया। सम्मान तो देते हैं अंग्रेजी बोलने वाले की, वाह वाह क्या अंग्रेजी छांट रहा है, क्या अंग्रेजी बोलता है, क्या धड़ाले से अंग्रेजी बोलता है। तारीफ तो उसकी कर रहे हो। और अंग्रेजी में भावाभिव्यक्ति करने के शब्द ही नहीं है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक घटना को हूबहू सचित्र वर्णन जिसको बोलते हैं वो वर्णन कर सकते हैं आप। हिंदी के शब्दों में इतनी ताकत है तो आप उसी घटना पर अगले के सुनने वाले की आंखों में आंसू ला सकते हो। और अंग्रेजी में कोई घटना बताओ, आंसू नहीं आएंगे, क्योंकि उसके पास शब्द नहीं है। और वो शब्द है उनमें ताकत नहीं है जो है वो उनमें, कि वैसी की वैसी भावाभिव्यक्ति कर सके, नहीं कर पाएंगे। ये पुअर कैसी भावाभिव्यक्ति करेगा? कमज़ोर पढ़ाई में उसके लिए करेगा या किसके लिए करेगा? तो ये अपनी जो ताकत है वो खो देते हैं। एक शब्द से कई कई काम लेते हैं ना, तो वो शब्द अपनी ताकत खो देता है। और हिंदी में तो शब्द भंडार बहुत है। तो मैं ये सारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अपनी भाषा पर गर्व करना सीखिए। अच्छा, बीच में एक बात याद आ गई। एक बार मैंने सुना था भाई राजीव दीक्षित को, जिसकी किसी विद्वान के साथ, वैज्ञानिक के साथ चर्चा हो रही थी। तो उसने कहा कि आप अमेरिका वाले या इंग्लैंड वाले नोबेल पुरस्कार ज़्यादा जीतते हैं, भारत वालों को नहीं मिला। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो उन्होंने साफ बताया कि आप दूसरी भाषाओं के सहारे काम करते हैं।
आप अपनी मातृभाषा में शोध नहीं करते, हम अपनी मातृभाषा में शोध करते हैं। तो बहुत बड़ी बात कह दी उसने। तो आप में ऐसा होना चाहिए ना कि कोई दूसरे सीखे समझे, हिंदी को सीखने का प्रयास करे, तरसे वो कि मुझे हिंदी आए। तरस तो आप रहे हो कि मुझे अंग्रेजी आए तो मैं विदेशों में जाऊं। ऐसा कुछ कीजिए ना, बहुत बड़ा देश है ना, बहुत बड़ा देश है। मैं सरकार से भी गुजारिश करता हूं कि हिंदी के प्रचार प्रसार में कुछ और योजनाएं चलाए। मैं श्रीमान नरेंद्र मोदी की बात याद आ गई मुझे। उन्होंने इतने बड़े बड़े साहसिक कदम उठाए हैं। 370 हटा दी, मुस्लिम बहनों के लिए तलाक प्रथा को हटा दिया, सालों से चला आ रहा मंदिर निर्माण का मुद्दा सुलझा दिया, सर्जिकल स्ट्राइक जा करके कर दी। तो एक सर्जिकल स्ट्राइक यही कर दीजिए ना, एक नोटबंदी करके दिखा दी आज रात 8 बजे। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि एक बार घोषणा कर दीजिए कि आज रात 8 बजे से भारत में सारे कार्यालयों में हिंदी प्रयोग में की जाएगी। अब सारे कार्यालयों की बात आई तो मुझे एक निबंध याद आ रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उसका नाम है फिर से सोचने की आवश्यकता है। उसमें यही बात दोहराई गई है कि 80% जो जनता हिंदी बोलती है, हिंदी समझती है, क्या उनकी बात को अनदेखा कर दिया जाए? क्या 20% जो अंग्रेजी जानते हैं उनकी भाषा को महत्व देकर के राजभाषा घोषित कर दी जाए सरकारी कामकाज में? ये उचित नहीं है। 80% जनता की आवाज़ को दबाना ठीक नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने उस निबंध में लिखा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो जज फैसले सुनाता है अंग्रेजी में सुनाता है। अब एक बेचारा कोई गरीब किसान अगर अदालत के सामने खड़ा है, भले उसको मौत की सज़ा सुनाई जाती है, तो वो अपनी मातृभाषा में, हिंदी भाषा में, अपनी राष्ट्रीय भाषा में बोलकर पूछ भी नहीं सकता कि माय लॉर्ड मुझे बताइए कि मुझे किस बात की सज़ा दी गई है। तो शायद उस जज का ये फैसला होगा या उस जज की ये बात होगी कि जाओ कोई अच्छा सा वकील करो पैसे दे करके और उससे पूछो, मेरी इंग्लिश का ट्रांसलेट कराओ और पूछो कि तुम्हें किस बात की सज़ा दी गई है। वो बेचारा गरीब इंग्लिश के फैसले को पढ़ नहीं पाएगा। क्यों नहीं भारत में सारे फैसले अदालतों में हिंदी में सुनाए जाए? तो ये बहुत बड़ा साहसिक कदम है। इसके लिए जो मोदी जी कहते हैं 56 सीना, वो दिखा दीजिए। लेकिन ये करने की बहुत तकड़ी आवश्यकता है। आपको जनता ने इतना प्यार दिया, इतने बहुमत से आपको जिताया है, ये एक और साहसिक कदम उठा के चले जाइए। हिंदी के विकास में जो करना है वो कर दीजिए आप, हम आपके ऋणी रहेंगे। 370 हटा करके आपने जो कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया है उसके लिए तो मैं सदा ही ऋणी हूँ। तो इसी प्रकार का कदम और उठा दीजिए एक, और जिससे उम्मीद होती है ना उसी को ये बात कही जाती है। और आप भी वीडियो को शेयर करें ताकि मोदी जी के पास मेरी रिक्वेस्ट जाए। तो ये मेरे उद्गार थे। अपनी राष्ट्रभाषा पर गर्व कीजिए। जय हिंदी, जय हिंद। वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं।